हैं सब ठीक है। ठीक है, ये मैकेनिक्स का दूसरा लेक्चर है। ये फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिलेबस ओवरव्यू किया है। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। उस वाले वीडियो में मैंने 4 पॉइंट्स बताए कि इस पूरे सिलेबस पढ़ने में, है ना, इस पूरे का पूरा जो सिलेबस पढ़ेंगे हम लोग, पूरा 5 यूनिट, तो उसका क्या मीनिंग है ना, वो 4 पॉइंट में मैंने समराइज़ किया है। वो आप देख सकते हैं कि क्या क्या बेसिकली हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा इस पूरे के पूरे 5 यूनिट पढ़ने के बाद। ठीक है, तो ये वीडियो नंबर 2 है। तो इस वीडियो नंबर 2 में हम लोग यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो है आपका फंडामेंटल्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे पहले कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है। ठीक है, इसके ब्रांचेस क्या क्या है, और हम लोग छोटे छोटे डेफिनेशंस को जानेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस और लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे। ठीक है, और ये वीडियो वहीं पे ख़त्म कर देंगे। चलिए स्टार्ट करें हम लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जानेंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता क्या है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये पहले तो साइंस का ब्रांच है। ठीक है, साइंस का ब्रांच है, तो इसमें क्या होगा, आपका बिहेवियर ऑफ द बॉडी स्टडी करेगा। ठीक है, बॉडी का डेफिनेशन, ठीक है, वो भी देख लेंगे, बॉडी किसको बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, बिहेवियर ऑफ द बॉडी अगर स्टडी कर रहे हैं हम लोग, अगर बॉडी रुका हुआ है तो, या फिर मोशन में है तो, अगर दोनों केसेस में अगर बिहेवियर ऑफ द बॉडी स्टडी करेंगे तो उसी को बोलते हैं क्या, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। बहुत सिंपल सी बात है कि नहीं। चलो, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को डिफाइन करने के लिए हमें एक बॉडी चाहिए। ठीक है, जो रुका हो या फिर बॉडी मोशन में हो। तो डेफिनेशन भी उसका बना लेते हैं। चलो, सो इट इज़ अ branch of a science which deal with behavior of body at rest or in motion। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, आपका ब्रांच है कि किसका, साइंस का। ठीक है, इन विच वे डील विद द बिहेवियर ऑफ बॉडी एट रेस्ट और इन मोशन। मतलब उस पर फोर्स लगा तो कैसे बिहेव किया उसने, है ना, फोर्स नहीं लगा तो कैसे बिहेव किया उसने। ठीक है, तो वैसे सारे बिहेवियर्स को स्टडी करने के लिए जो हम लोग साइंस यूज़ करेंगे उसी को क्या बोलेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इसके बेसिकली 2 पार्ट हैं, है ना, मैकेनिक्स के, क्योंकि 2 चीज़ आए ना, रेस्ट और मोशन। तो मैकेनिक्स जब रेस्ट में पढ़ेंगे हम लोग, है ना, अगर बॉडी रुका हुआ है, ठीक है, तो उस ब्रांच का नाम क्या है, स्टैटिक्स। ठीक है, और दूसरे का क्या नाम है, डायनामिक्स। नाम से ही पता चला डायनामिक्स, है ना, समझ में आ रहा है, डायनामिक्स। ठीक है, तो ये स्टैटिक्स का अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो बिहेवियर ऑफ द बॉडी, स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द बॉडी एट रेस्ट। तो क्या हो जाएगा आपका स्टैटिक्स। अगर बिहेवियर ऑफ द बॉडी आप क्या कर रहे हैं, मोशन में पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, डायनामिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैटिक्स के तो कोई ब्रांच है नहीं, वो एट रेस्ट हो गया, मतलब रेस्ट एक ही होगा, है ना। अब ये मोशन कर रहा तो 2 तरीके से मोशन होगा, या तो बॉडी पहले से ही मोशन में है, ठीक है, या फिर उसको धक्के मार के मोशन में लाया गया। ठीक है, तो अगर बॉडी पहले से ही मोशन में है, ठीक है, मेरे को नहीं जानना कि कॉज क्या था उसका, फोर्स लगा क्या लगा, और बॉडी ऐसे ही ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, और उस पर जितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं उसकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अगर बॉडी ऐसे ट्रैवल कर रहा है ना, तो उसको अगर पकड़ के स्टडी करेंगे तो क्या बोलेंगे, उसको काइनेमैटिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, काइनेमैटिक्स बोलेंगे। मतलब उसके कॉज को नहीं स्टडी करेंगे, कॉज इज एक्सक्लूडेड, कॉज इज एक्सक्लूडेड। क्या, कैसे वो बॉडी मोशन में आया, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस वो मोशन में है वो जान के हम लोग क्या करेंगे, अगर उसकी स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे काइनेमैटिक्स। अगर हम लोगों ने उसके कॉज को भी पकड़ लिया, है ना, जैसे मान लो कि किसी ने फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स लगा के उस बॉडी को मोशन में किया, तो वो फोर्स को और उस बॉडी जब ट्रैवल कर रहा है कितने फोर्सेस के साथ, दोनों को अगर स्टडी करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो काइनेटिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, काइनेटिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, कॉज इज इंक्लूडेड, कॉज इज इंक्लूडेड। ठीक है, कॉज इज इंक्लूडेड। ठीक है, समझ में आए। तो ये बेसिकली आपका एक ओवरव्यू है मैकेनिक्स का, कितने ब्रांचेस में ये है ना, स्टैटिक्स क्या है, डायनामिक्स क्या है। डायनामिक्स फर्दर 2 ब्रांचेस में है, काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स में। इसको आप देख लीजिए एक बार, पॉज करके वीडियो, आप नोट्स भी बना सकते हैं इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें वीडियो को, चलिए बढ़ाते हैं इस वीडियो को आगे। ठीक है, आगे है आपका, जैसे मैंने बोला ना कि बिहेवियर स्टडी करना है। ठीक है, तो जब स्टडी करना है तो आपको कुछ चाहिए स्टडी करने के लिए, है कि नहीं।
तो जब वो चीज़ चाहिए उसको बोलते हैं क्वांटिटी, है ना। तो क्वांटिटी मतलब क्या, कि वैसा चीज़ जो बॉडी पे हम लोग लगाएं और उसकी स्टडी कर लें, ठीक है। तो क्वांटिटीज मैकेनिक्स में दो तरीके से, दो टाइप से डिफाइंड है। पहला है आपका स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी होता क्या है, पहले उसको जान लेते हैं। अगर कोई भी क्वांटिटी है, सिर्फ उसके पास नंबर है ना, नंबर मतलब बोल दी कि 55, 96, 98, 7, 2, 5, ऐसे कुछ नंबर्स होंगे, है ना, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, तो वो सारे क्या है आपके स्केलर क्वांटिटीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, दोज क्वांटिटीज विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, क्या होगा उनके पास, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ब्रैकेट में नंबर लिख लेना, ठीक है। मैग्नीट्यूड ना समझ में तो नंबर समझ में आएगा। नंबर मतलब कोई भी XYZ नंबर रहेगा, है ना, 22, 92, 96, है ना, ऐसे कुछ करके नंबर रहेगा, तो उसको बोलेंगे क्या, स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लो कि डिस्टेंस मैंने बोला, डिस्टेंस इक्वल्स टू 12 किलोमीटर, ठीक है। अब मैंने बोला डिस्टेंस इक्वल्स टू 12 किलोमीटर, इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन में, नहीं पता, डायरेक्शन नहीं पता है कि नहीं, क्या हाँ किस डायरेक्शन में चलना है, तो हम क्या करेंगे, 12 किलोमीटर इधर ऐसे ऐसे ट्रैवल करके चल पाएंगे, ठीक है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ इसके पास नंबर है 12, तो 12 चल दिए भाई, है ना। जैसे मान लो स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड, है ना, स्पीड मैंने चलाया, मैंने डायरेक्शन का ध्यान नहीं दिया, ऐसे ऐसे चलते गया और मेरा 20 किलोमीटर पर आवर से हम चल रहे हैं ऐसे रैंडमली, ठीक है, बिना कोई डायरेक्शन का, तो सिर्फ मेरे पास नंबर है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मास जान लो 2 kg, है ना। अब मास का तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है, 2 kg अप 2 kg डाउन ऐसा तो होता नहीं है ना, कोई भी डायरेक्शन होता नहीं है, सिर्फ इसके पास नंबर होता है 2, ठीक है। इसीलिए वो क्या हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। इसका नोट्स बना लो अगर पॉज करके उतारना है तो। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा, वेक्टर के पास दोनों रहेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ आप लोग को फर्क समझ में आएगा कि वेक्टर्स और स्केलर्स में अंदर क्या है, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 2 किलोमीटर, ठीक है, इन नॉर्थ, ठीक है। दूसरा लेते हैं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 60 मीटर पर सेकेंड। तीसरा ले लेते हैं आपका तीसरा क्या लें, वेट ले लेते, चलो वेट, है ना, 10 न्यूटन, ठीक है। तो ये 3 क्वांटिटीज़ है जो मैं बोल रहा हूँ कि ये वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 2 किलोमीटर इन नॉर्थ, अब देखो ध्यान से, 2 किलोमीटर इन नॉर्थ, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है इसके पास, डायरेक्शन है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें नंबर भी हो और डायरेक्शन भी हो तो क्या कहलाएंगे, वो वेक्टर क्वांटिटी होंगे, ठीक है। वेलोसिटी में तो 16 किलोमीटर पर सेकेंड इन वाई एक्सिस बोल लो, है ना। तो वाई एक्सिस में क्या हो रहा है, वो ऊपर की तरफ 16 मीटर पर सेकेंड से वो वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो इसके पास नंबर भी है और डायरेक्शन भी है। वेट क्या है, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन नंबर है। अब वेट हमेशा हमको पता है कि वेट हमेशा नीचे लगता है, ठीक है, टुवर्ड्स द अर्थ, 10 न्यूटन टुवर्ड्स अर्थ, ठीक है। तो इसके बाद देखो नंबर भी है, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड भी है, और क्या है, टुवर्ड्स अर्थ मतलब डायरेक्शन भी है। तो वैसे क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो उनको बोलेंगे क्या, वेक्टर क्वांटिटी। चलो कॉपी कर लो, बहुत ही अच्छा डेफिनेशन भी और एग्जांपल्स भी है, ठीक है। चलो पॉज करके कॉपी कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि पार्टिकल क्या होता है ना, बहुत सुनेंगे तुम लोग कि पार्टिकल, अरे पार्टिकल होता क्या है वो जानेंगे, ठीक है। तो पार्टिकल मतलब कुछ भी नहीं, है ना, पार्टिकल मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। इसका डेफिनेशन ही ऐसा है, ठीक है। पार्टिकल मतलब नथिंग, पार्टिकल इज समथिंग विच डोंट हैव मास, मतलब मास मासलेस है और वॉल्यूम वॉल्यूमलेस है ना, मतलब वो बहुत ही छोटा वॉल्यूम है, मतलब उसको तुम देख भी नहीं सकते, ठीक है। तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग, पार्टिकल बोलेंगे, समझ में आया। तो पार्टिकल क्या है, पार्टिकल इट इज अ बॉडी विच हैज़ very small volume, very
स्मॉल वॉल्यूम एंड मास इज कंसिडर्ड एज मासलेस, कंसिडर्ड एज पॉइंट मास बोल सकते हैं उसको, पॉइंट मास। ठीक है, मतलब क्या है, एक बॉडी है जिसका वॉल्यूम बहुत ही छोटा है, इतना छोटा कि हम लोग देख भी नहीं सकते उसको। ठीक है, और मास क्या है, कंसिडर एज अ पॉइंट मास, है ना। जैसे अगर पॉइंट ऐसे ये पॉइंट रख दिया, इसका क्या मास होगा, कुछ भी नहीं, है ना। तो ये पार्टिकल हो गया, समझ में आया। और इसका वॉल्यूम भी क्या है, बहुत ही छोटा है कि नहीं, तो क्या हो गया, ये पार्टिकल हो गया। समझ में आया। तो बेसिकली पार्टिकल हम लोग बस खाली नॉलेज के लिए रख लेंगे कि पार्टिकल होता क्या है ना। इसके पास मास नहीं होता है और वॉल्यूम क्या होता है, बहुत ही इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वॉल्यूम होता है। ठीक है, इनफाइनाइटेसिमल मतलब ना मात्र के बराबर इसका वॉल्यूम और ना मात्र के बराबर इसका मास। ठीक है, पार्टिकल जान लिया हम लोगों ने, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल ज़रूरी है कोई भी फिजिकल फिनोमेना समझने के लिए। ठीक है, फिर इसी एग्जाम्पल को हम लोग लेंगे और हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को डिराइव करेंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि ये एक बॉक्स है ना, घर में मान लो कि अलमीरा है, ठीक है, और दो लोगों ने क्या किया है ना, एक ने यहाँ से खींचना चालू किया, दूसरे ने यहाँ से खींचना चालू किया। जैसे मान लो ये P है और ये Q है। ठीक है, तो अलमीरा क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देगा। बहुत बेसिक सा साइंस है। तो क्या होगा, अलमीरा इससे घिसकने लगेगा। ठीक है, दूसरे ने क्या किया, जिसके पास ज़्यादा ताकत था, उसने क्या किया, अलमीरा को यहाँ बांध दिया। ठीक है, और इसने फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगाया। जैसे मान लो कि अगर ये PQ है और इसको PQ M मान लो, है ना, M। ठीक है, तो भी आपका अलमीरा किस डायरेक्शन में जाएगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा, है कि नहीं, जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, इसका मतलब P और Q के बराबर आपका क्या है, ये R हो गया। R को बोलते हैं क्या, रिजल्टेंट। ठीक है, R को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। मतलब P और Q के इफेक्ट को R अकेले संभाल सकता है, इसी को बोलते हैं हम लोग रिजल्टेंट। समझ में आ गया, साइंस समझ में आ गया। चलो, तो इसी को हम लोग R को निकालना है कि, और ठीक है, कि P और Q के बराबर कैसे होगा, और इसे एक्सप्रेशन निकालेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, चलो अब हम लोग जानेंगे एक छोटा सा एक और चीज़ जो हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, जो मैथ्स का पार्ट है, हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगता है। जैसे मान लो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC है ना, ये साइड C है और ये A और ये B है, तो C² इज इक्वल्स टू क्या होता है, A² प्लस B²। यही है पाइथागोरस थ्योरम। तो इसी को हम लोग यूज़ करके लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का क्या करेंगे, एक्सप्रेशन निकाल के लेके आएंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं आगे। अब हम लोग सीखेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। सो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, चलो, तो मान लो कि एक ही पॉइंट से दो फोर्स निकला, P और Q। ये P मान लेते हैं और ये Q मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों साइड को ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे कि ये दोनों साइड एक पैरेललोग्राम के साइड बन जाए। ठीक है, तो मान लो कि ये साइड बन गया पैरेललोग्राम के नीचे वाला, ये साइड वाला। ठीक है, और P को ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ पे ऐसे, जैसे मान लो कि ऐसे मैंने इसको प्रोजेक्ट किया P को। ठीक है, Q को भी ऐसे स्लाइड करके क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लिया। जैसे मान लो कि ये क्या आपका Q है, और मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का कितना एंगल है, अल्फ़ा। अल्फ़ा इज़ अ एंगल बिटवीन P एंड Q। ठीक है, तो हम फिर वो तीसरा पर्सन क्या था बीच में, है ना, वो खींच रहा था अलमीरा को। तो वैसे मान लो कि कोई एक और आदमी आए और इस पॉइंट को ऐसे खींचना चालू कर दे। ठीक है, खींचना चालू कर दे, तो इसका मतलब क्या, इन दोनों के इफेक्ट को कंबाइन करके ये R के बराबर होगा, है कि नहीं। तो इस R का एक्सप्रेशन निकालेंगे, चलो निकालते हैं। ठीक है, और मान लो कि ये जो R है और P है, इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन R एंड फोर्स P। ठीक है, R को क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक्सप्रेशन निकालते हैं किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट R, रिजल्टेंट R। ठीक है, एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक और काम करना है। हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ठीक है, इसको नेमिंग करते हैं 0
दैट मीन्स ओ ए बी, ये सी हो गया और ये आपका डी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्यू है और पी के बीच में कितना एंगल है, अल्फ़ा, तो इधर भी क्या होगा आपका अल्फ़ा एंगल होगा, आराम से होगा। ठीक है, अब क्या करना है हमको, ये राइट ट्रायंगल, क्योंकि हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो हम राइट ट्रायंगल ढूंढेंगे, कहाँ पे है, ये रहा। तो कंसीडर ट्रायंगल ओ बी सी, ओ बी एंड सी, देखो राइट ट्रायंगल मिल गया। अब चलो हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं कि हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि कोई भी एंगल, कोई भी फोर्स अगर कोई भी एंगल पे अगर इंक्लाइंड है, ठीक है, तो जब वो उसका कंपोनेंट तोड़ेंगे, दो कंपोनेंट टूटेगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल वाला जो रहेगा, जो एंगल के साथ लगा है, उसको बोलते हैं कॉस कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा क्यू कॉस अल्फ़ा, और ये वर्टिकल वाला क्या हो जाएगा, क्यू साइन अल्फ़ा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यू साइन अल्फ़ा। ठीक है, ठीक, तो क्यू साइन अल्फ़ा। तो कंसीडर ट्रायंगल ओ बी सी, इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस, मतलब ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, और ओ बी स्क्वायर दो पार्ट में है कि नहीं, एक है ओ ए प्लस ए बी, ठीक है, प्लस बी सी स्क्वायर। तो पहले जान लेते हैं कि ओ सी क्या है। देखो ओ सी अगर देखोगे तो क्या है आपका आर है, ठीक है, ओ ए देखेंगे तो पी है, और ए बी देखेंगे तो क्या है आपका क्यू कॉस अल्फ़ा है, और बी सी क्या है आपका क्यू साइन अल्फ़ा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ओ सी क्या है आपका आर है, तो आर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ओ ए क्या है आपका पी है, प्लस क्यू कॉस अल्फ़ा होल स्क्वायर प्लस क्यू साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी दिख रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, उसको तोड़ेंगे। चलो तोड़ते हैं हम लोग। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2pq कॉस अल्फ़ा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अब ये देखो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या होता है, एक होता है, तो इसको क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर को कॉमन लेके, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2pq कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ तो कॉपी कर लीजिए पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, तो मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आ चुका है। सो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फ़ा। ये हमेशा ध्यान देना है कि जो अल्फ़ा एंगल है वो फोर्सेस के बीच का एंगल है ना, दो जो पॉइंट के बाद जो निकल रहे हैं ऐसे रे टाइप का, उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमको अल्फ़ा लेके चलना है। ठीक है, चलो अब क्या निकालेंगे, डायरेक्शन। क्या निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर। ठीक है, तो डायरेक्शन निकालने का वेरी सिंपल फार्मूला है ना। हम लोगों ने जो ट्रायंगल कंसीडर किया था ओ बी और सी वाला, जिसमें बी सी क्या था आपका क्यू साइन अल्फ़ा था, और ओ बी टोटल क्या था पी प्लस क्यू कॉस अल्फ़ा था, और क्या बना था आर फोर्स के साथ थीटा बना था। तो अगर हम लोगों ने 10th क्लास में ध्यान दिया होगा तो टैन साइन और कॉस का कुछ फार्मूला होता है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तो वैसे टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, और परपेंडिकुलर पहचानेंगे कैसे, पहचानने का बहुत अच्छा आसान तरीका है कि जो भी थीटा के सामने जो साइड रहता है वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। ठीक है, अगर थीटा यहाँ रहेगा तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल थीटा यहाँ है तो सामने क्या हो जाएगा आपका, सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और ये तो हाइपोटेनस जानते हैं सबसे लॉन्गेस्ट साइड, तो बचा क्या, ये बेस, तो बेस ये परपेंडिकुलर ये, तो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू क्यू साइन अल्फ़ा इज डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस अल्फ़ा। ये हो गया आपका टैन थीटा। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स क्यू साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये मेरा क्या निकल के आ गया, डायरेक्शन। क्या निकल के आ गया, डायरेक्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस में यही दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो मैग्नीट्यूड, ठीक है, दूसरा आपका डायरेक्शन। ठीक है, ये दोनों निकालना सीख गए।
किसी भी दो फोर्सेस के बीच का, तो यही आपका रिजल्टेंट निकालना आपने सीख लिया। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शंस के वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो बनेगा, तब तक के लिए थैंक यू।